इसकी रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मुबीन फॉर टैक्स ईयर 2021। हमने मुबीन की 2021 की इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। मिस्टर मुबीन ओन अ प्रॉपर्टी एट गुलबर्ग लाहौर, उसकी गुलबर्ग लाहौर में प्रॉपर्टी है। द सेड प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट टू मिस्टर असद, असद को उसने रेंट पे दी है 1,75,000 पर मंथ के ऊपर। असद ने प्रेमिसेस 31 जनवरी 2021 को छोड़ दी। Asad had paid a sum of rupees 300,000 as unadjustable advance in a tax year 20x8। उसने 2018 में 3 लाख रुपया अनएडजस्टेबल एडवांस के तौर पर दिया था। मुबीन रिटर्न द सेड एडवांस ऑन हिज डिपार्चर, जैसे मुबीन गया असद ने उसको अमाउंट वापस करवा दी। सॉरी, असद जैसे वापस गया मुबीन ने उसको ये अमाउंट वापस कर दी। द सेड प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने में प्रॉपर्टी खाली रही, कहीं किराए पे नहीं चढ़ी। Thereafter गुलजार हैज टेकन द पोजेशन, गुलजार ने उस प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली। रेंट मंथली हुआ 2,20,000 रुपया। जो नया टेनेंट आया गुलजार, उसने 3.5 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा कराई। मुबीन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सेड प्रॉपर्टी, मुबीन ने ये अखराजात किए हैं इस प्रॉपर्टी से मुताबिक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन चार्जेस, बैंक चार्जेस इन कनेक्शन ऑफ रेंट ऑफ एम्प्लॉय, फीस टू लॉयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, ये इसने पे किया। फर्दर है, इस इनकम फ्रॉम सैलरी इस 5 लाख, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख है, उसके इनकम 1 लाख है, और उसने ज़कात पे की है 45,000 ड्यूरिंग द ईयर अंडर ज़कात ऑर्डिनेंस। ये सवाल है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हम देखते हैं इसके पास कौन कौन सी इनकम है। पहले आसान है, फिर हम मुश्किल वाली करेंगे। जो इससे हमें गिवन सैलरी गिवन है, बिजनेस गिवन है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 2 कॉलम आते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये है कितनी, 5 लाख की, हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। दूसरी है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है, दैट वाज 1 लाख, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सॉरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 लाख। अब तीसरी इसके पास इनकम है, वो प्रॉपर्टी की है, इसके लिए उसने हमें पूरी कहानी बताई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, इसके लिए मैं वर्किंग बनाता हूँ, मैं फिर इसको यहाँ पे लाकर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डन हो गया। अब टैक्स ईयर 2021 में पूरी कहानी है। पहले है जी असद, हम ले लेते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम असद। देखिए असद से एग्रीमेंट था 1,75,000 पर मंथ का, और ये 31 जनवरी को हमें छोड़ के, तो कितने महीने हमारे पास रहा होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 8 महीने, 7 महीने। तो कितना रेंट है, 1,75,000 पर मंथ। हम ले लेंगे जी रेंट फ्रॉम असद 1,75,000 पर मंथ इंटू 7, कितना बनेगा ये 1255,500, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है जी, इसने प्रॉपर्टी फेब में खाली रही, बाद में इसने गुलजार को दे दी। हम ले लेते हैं यहाँ पे अब रेंटल इनकम फ्रॉम गुलजार। रेंट कितना तय हुआ गुलजार से, असद प्रेमिसेस, असद ने 3 लाख, मुबीन, गुलजार टेकन द पोजेशन एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 2,20,000, 2,20,000 पे उसने पोजेशन ली मार्च में। तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने बनते हैं, बिकॉज फेब के महीने में प्रॉपर्टी खाली रही है। तो कितना आएगा, 8,80,000। अब गुलजार ने अनएडजस्टेबल एडवांस जो दिया, वो इसने कितना दिया है, वो इसने अमाउंट दी थी 3.5 लाख। हम लेस कर देंगे अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। अब वो ऐसा हमारे पास टैक्स ईयर 2018 में उसने हमें दिया है 3 लाख रुपया, 3 लाख
डिवाइड बाय 10, 18 में आया था और ये जा रहा है 21 में, तो ये हो जाएगा 18, 19, 20, 3 साल इसकी इनकम हमने टैक्स की है, 21 में तो वापस जा रहा है, तो कितना बनेगा ये 90,000। हम इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी 2,40,60,000। इसका हम 1/10 लेंगे तो ये आ जाएगा 26,000, वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करती जाएगी। हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा, कितना बनेगा 2,131,000, ये रेंट आ गया। अब हमने लेस करनी है इसमें से अलाउएबल डिडक्शंस। मैं सवाल को पढ़ूंगा नहीं, मैंने सबसे पहले मैंडेटरी अलाउंस लेस करना है और वो है रिपेयर्स का। और रिपेयर्स जो होगा वो बिल्डिंग के रेंट का हम लेंगे 1/5। ये 12,25 जमा 880 का क्या बनता है बताइएगा जरा, 12,25 जमा 880 क्या बनता है 2,105,000। इसका हम 1/5 लेंगे, क्या जवाब आ, ये हम एक्सपेंस लेस कर देंगे एज अ रिपेयर। ये मैंडेटरी है, ये हमेशा 1/5 ही लेते हैं। अब इस सवाल में रिपेयर्स गिवन नहीं थे बट हमने लेने हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है। उसके बाद हम ले लेंगे इंश्योरेंस, वो कितने गिवन है, वो 1,80,000 गिवन है, वो हम यहाँ पे लेस करवा लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पेड, वो हमने पे किया था 80,000, हम भी ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना ये कलेक्शन चार्जेस आ रहे हैं कि इसको कलेक्ट करने के चार्जेस हैं, वो है 80,000, मैं सम करके लिखने लगा। अब कलेक्शन चार्जेस का रूल क्या होता है, एक्चुअल एक्चुअल है हमारे पास 80,000 और हम लेंगे 4% ऑफ आरसीटी, ये हमारे पास आरसीटी है, इसका 4%, 85,240। इसमें से लोअर क्या है, लोअर 80,000 है, तो हम यहाँ पे 80,000 ही क्या करवा देंगे, लेस करवा लेंगे। हमने यही रूल पढ़ा था कि ये जो है हम इसमें से एक्चुअल लेते हैं और 4% ऑफ आरसीटी, विच एवर इज लोअर वो हम लेस करवाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल जो हमारे कलेक्शन चार्जेस हैं वो 80,000 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिए, और 4% ऑफ आरसीटी है 85,240, लोअर 80,000 हम लेस करवा लेंगे। अब ये जो है ना फी टू लोअर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, ये लीगल फी नहीं है। क्या यहाँ कहीं भी जिक्र है कि ये जो रेंटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के हैं वो इसमें आते हैं, तो इसका मतलब ये जो हम लॉयर को फी कर रहे हैं रेंटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने की, वो इसका पार्ट नहीं बनेगी, तो वो यहाँ पे एक्सपेंस लेस नहीं करवाने चाहिए। इसको काउंट कर लें, सम कर लें, बताएं से कि इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बनती है, कितनी बनती है 137,000। ये क्या आ जाएगी, ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये हमने यहाँ पकड़ी इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेफरेंस दिया हमने यहाँ पे लिख ली 137,000। इसको जमा करें, ये इसकी कहलाएगी टोटल इनकम। कितनी बनती है 5 और 1 6 69, ये है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से ये ज़कात लेस कर देंगे 45,000, इसके पास आ जाएगी इसकी फिर टैक्सेबल इनकम 1,925,000, ये बनेगी जी हमारी टैक्सेबल इनकम। तो ये सवाल था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकली डिफ्रेंशिएट करूं चीज को, आई कैप में और प्रैक्टिकल लाइफ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है ना ये वाले, जरा यहाँ पे आइएगा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से रीड करना, ध्यान से, ये पॉइंट ध्यान से रीड कर लिए। अब ये मैंने अपने से कॉपी पेस्ट नहीं की, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वैसे छपा मारा हुआ है 15A में से। अब यहाँ पे देखना ये क्या लाइन लिखा हुआ है, एनी रिडक्शन, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एनी रिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन पेड और पेएबल बाय अ कंपनी। अब कंपनी एओपी और इंडिविजुअल के लिए सेम ही है,
in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head income from property including admin and collection charges। अगर आप इसको यहां से लेके यहां तक पढ़े ना, यहां से लेके यहां तक, इसने यहाँ पे बड़े वाजिया तौर पर लिख दिया कि कोई भी आपका एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिवली उस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है जिसमें से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, वो आप लेस करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली बताऊं आपको, अगर मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा होता ना, प्रैक्टिकली, तो मैं इसको जरा कुछ इस तरह से करता। जरा यहाँ पे देखिएगा, जब मैं ये ले रहा होता ना, तो मैं जो एक्चुअल चार्जेस ले रहा था, एक्चुअल चार्जेस में मैं लेता ये 60,000 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी, 20,000 रुपये बैंक कलेक्शन चार्जेस, ये आगे 60 जमा 20, और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है ये इसी प्रॉपर्टी के लिए ही हुआ है। और ये सेक्शन मुझे साफ साफ कह रहा है कि अगर आपके चार्जेस सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए हो रहे हैं जो रेंट पे दिए हुए हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये भी ऐड कर लेता, तो मैं इसको भी ऐड करता। ये कितना बनना था, 60 जमा 20 जमा 50 कितना बनता है, 80 और 50 130, ये 130 बनता। और मैं इसको कंपेयर करता 4% ऑफ आरसीटी के साथ, जो आता है मेरा 85,240। तो मैं फिर यहाँ पे 80 की बजाय 85,240 लेस कर रहा होता। प्रैक्टिकली हकीकत में ये होता है, हकीकत में ये होता है, इस तरह से हम कर रहे होते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, कोई भी चार्जेस वगैरह, कोई भी अखराजात जो बिल्डिंग से रिलेटेड है ना, वो कहीं भी नहीं आ रहे, तो हम उसको यहाँ डाल देते हैं इस रूल पे। मतलब कोई खर्चा जो एक्सक्लूसिवली उस बिल्डिंग के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, और वो कहीं भी नहीं फॉल कर रहा, हम उसको इस पॉइंट में डाल क्लेम कर लेते हैं, और ये वैलिड है, एफबीआर अलाउ कराता है। और ये प्रैक्टिकली इस तरह से